हमारा जो आज का टॉपिक है कि उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों की वो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एवं धार्मिक दशा का बारे में चर्चा करेंगे। तो इस बारे में जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार आता है कि उत्तर वैदिक आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा का वर्णन करें। कुछ इस प्रकार से आपका प्रश्न रहेगा और उसका जो उत्तर है इसमें हम पहले उत्तर वैदिक काल के बारे में बताएंगे, फिर राजनीतिक, फिर सामाजिक, फिर आर्थिक और फिर धार्मिक और दशाओं के चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल का जो विकास हुआ था वो करीब 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य में हुआ था और इसे वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह काल वेदों का काल रहा है। अर्थात कहने का अर्थ है कि इस काल खंड में जो वेद हैं बहुत सारे लिखे गए थे, जैसे में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इस प्रकार से इसे वैदिक काल कहा जाता है। अब हम उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे कि उसमें जो राजनीतिक जीवन था वो किस प्रकार का था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जो राजनीतिक जीवन था उसमें आर्यों का जो प्रभाव क्षेत्र है उसका विस्तार हुआ था और राजा जो होते थे उस टाइम के उनके जो अधिकार थे उसके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हुआ। आर्यों के इस कालखंड में बहुत सारे नवीन नवीन पदों की उत्पत्ति हुई। इसको हम निम्न रूप में देखते हैं। पहला, प्रभाव क्षेत्र का विस्तार। इस काल में आर्य सिर्फ पंजाब तथा यमुना गंगा तक ही सीमित नहीं रहे। सप्त सिंधु प्रदेश से वे पूर्वी तथा दक्षिणी भारत की ओर बढ़े। आर्य जो थे वे सदानीरा, जिसे गंडक नदी कहा जाता है, वहां तक वो पहुंच गए थे। उत्तर वैदिक काल के साहित्यों के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि आर्य जो थे वो सप्त सैंधव प्रदेश से पूर्व की ओर बढ़ते हुए आर्यों ने लगभग संपूर्ण गंगा तट पर अपना प्रभाव जमा लिया। अब हम दूसरा हम बात करेंगे प्रादेशिक राज्यों की स्थापना। ऋग्वेद काल में जानों या कबीलों का महत्व जो है था। उसके बाद इसकी जगह उत्तर वैदिक काल में जनपदों ने ले ली और प्रादेशिक राज्यों की स्थापना हुई। इसके बाद हम थर्ड नंबर पे बात करेंगे राजा के अधिकार में वृद्धि। इस काल में राजा के अधिकारों में काफी वृद्धि हुई। इसका संकेत हमें विभिन्न प्रकार के पदों के धारण करने से पता चलता है, जैसे कि राजा को उस टाइम अधिराज, राजाधिराज, सम्राट, विराट, एकराट और और सार्वभौम आदि उपाधियां धारण करते थे। फोर्थ नंबर पे हम बात करें तो इसमें प्रतिनिधि संस्थाओं के अधिकार में कमी। इस काल में प्रतिनिधि संस्थाओं के अधिकारों में कमी आई तथा उनके उस टाइम पे वहां पे जितने भी प्रतिनिधि संस्थाएं थी उनके अधिकारों में कमी आई। उनका जो पहले से जो एक महत्वपूर्ण अधिकार उनका जो था पहले से उसमें जो है वो कमी आई। उसका कमी आने का कारण जो था इसका हम लोग पहला पॉइंट इसके पहले जो पॉइंट देखे थे कि राजा के अधिकारों में वृद्धि, वो इसी कारण से जो वहाँ के प्रतिनिधि थे, संस्थाएं थे, उनके अधिकारों में जो है कमी आई क्योंकि राजा के महत्व में अधिक बढ़ोतरी हुई तो प्रतिनिधि संस्थाओं की महत्व में कमी आई। जन परिषदों का महत्व घटा, राजा के अधिकार बढ़े। इसके बाद हम बात करेंगे सामाजिक जीवन के बारे में। हमारा जो अगला पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल जो था उसमें आर्यों की जो सामाजिक जीवन में भी कई नई उभर के आई। इसमें कई सारी नई बातें उभर के आई जिसमें से 4 वर्गों में वहाँ उस टाइम का जो समाज था वो विभाजित हुआ था। वहाँ पे जो व्यक्तिगत जीवन था उसको नियमित करने के लिए आश्रम व्यवस्था का जन्म हुआ था। स्त्रियों की व्यवस्था में गिरावट आई थी तथा कुछ नवीन सामाजिक प्रवृत्तियों का विकास हुआ था। इसको हम लोग निम्न रूप में देखेंगे। पहला, वहाँ पे जो पहला पॉइंट हम देंगे, समाज समाज का विभाजन। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ
की प्रधानता के कारण जो ब्राह्मण की शक्ति में वृद्धि हुई थी। ब्राह्मण जो होते थे वो पूजा पाठ और यज्ञों को संपन्न करने का कार्य करते थे। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट जो देखेंगे वो व्यक्तिगत जीवन के नियमन के लिए आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था आश्रम व्यवस्था इस काल में आर्यों ने अपने व्यक्तिगत जीवन को नियमित करने के लिए जीवन के 4 अवस्थाओं में बांट रखा था। इसको हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे कि उन्होंने अपनी जो 4 अवस्था जो बांटी थी। पहला जो था उनका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में वो जो है वो शिक्षा प्राप्त करते थे। दूसरा हो गया गृहस्थी। गृहस्थी में सामाजिक और धार्मिक तथा अन्य कार्य करते थे। तीसरा वानप्रस्थ अवस्था। इसमें जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो जंगलों में जाकर तपस्या करने की बात कही गई है इसमें। और अंतिम जो है वो है संन्यास। इस अवस्था में सन्यासी का जीवन यापन करना था, मतलब सन्यासी बन के जीवन को व्यतीत करते। इसके बाद हम बात करें थर्ड नंबर पे है स्त्रियों की अवस्था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की अवस्था में गिरावट आई थी। स्त्री जो उस टाइम की थी उसको जो है वो जुआ और शराब की भांति पुरुष का दोष माना जाता था। जैसे कि पुरुष को जो है वो जुआ और शराब का लत होता था ना, उसी प्रकार से जैसे दोष माना जाता था एक प्रकार से जो शराब पीता या जुआ खेलता उसको दोष माना जाता है कि पुरुष का दोष है, उस प्रकार से स्त्री को भी पुरुष का दोष माना जाता था। किसी भी प्रकार का कोई सभा होता था, समिति या फिर किसी भी प्रकार का अगर संगठन होता था, उसमें जो है स्त्रियों का जो प्रवेश है वो निषेध होता था, उसमें वो लोग जा नहीं सकते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो स्त्रियों की स्थिति थी उसमें गिरावट का प्रमाण मिलता है। इसके अलावा बहुविवाह का भी प्रचलन था, जिसके कारण स्त्रियों का जो जीवन था वो कष्टमय हो गया था। सामाजिक जीवन का हम चौथा जो पॉइंट देखेंगे उसमें देखेंगे विवाह को। उत्तर वैदिक काल में विवाह की प्रथा में जो है परिवर्तन हुआ। इसमें शक्तिशाली राजाओं के इनके उदय से बहुविवाह का प्रथा जो है वो जोर पकड़ने लगा। समय दहेज और विधवा विवाह की भी प्रथा जो है वो प्रचलित होने लगी। अगर एक ही गोत्र के सेम गोत्र में हैं तो उसमें जो है विवाह नहीं हो सकता है। और बाल विवाह जैसी प्रथाओं का जो है प्रचलन जो है वो शुरू हुआ था। इसके बाद हम पांचवा में बात करें परिवार। परिवार में जो पिता की है वो प्रधानता होती थी, और जो पिता था वो अपने पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित कर सकता था। मतलब अपने पुत्र को वो अगर उत्तराधिकारी चाहे तो बना सकता था या तो फिर नहीं भी बना सकता था। छठा हम बात करें शिक्षा के ऊपर। इस कालखंड में शिक्षा के ऊपर जो है बहुत ही अधिक बल दिया गया था। इस समय जो विद्यार्थी थे वो ब्रह्मचर्य अवस्था में गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे, और जब शिक्षा वो ग्रहण कर लेते थे, प्राप्त कर लेते थे, उसके बाद गुरु की सेवा करते हुए शिक्षा प्राप्त करने के समय गुरु की सेवा भी करते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे, प्लस में आश्रम की साफ सफाई का भी देखभाल करते थे। और जब ये सारा काम उनका शिक्षा ग्रहण हो जाता था, शिक्षा का कार्य पूर्ण हो जाता था, तो गुरु को कुछ दक्षिणा देकर वहां से वे चले जाते थे। इसके बाद हम बात करेंगे जो अगला हमारा पॉइंट है उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन के बारे में। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के आर्थिक जीवन में एक महान परिवर्तन हुआ, जिनका आर्थिक जीवन को निम्नलिखित विशेषताएं थी। जो आर्य थे उनके जीवन की जो आर्थिक अवस्था थी उनका जो निम्नलिखित रूप में हम लोग देखते हैं। पहला देखेंगे कृषि की प्रधानता थी। इसमें इसमें आर्य जो हैं वो अस्थाई जीवन जीना शुरू कर दिए थे, और कृषि से ही उनका जो जीवन था वो चलता था। मतलब कृषि जो है उनके जीवन जीने का मुख्य स्रोत बन गया था। ये लोग हल बैल की मदद से खेती करना प्रारंभ कर चुके थे। इनकी जो मुख्य रूप से खेती होती थी वो गेहूं, धान, जौ, उड़द, मूंग, मसूर, तिल आदि की खेती ये लोग करते थे। दूसरा हम इसमें बात करें पशुपालन, एक सहायक धंधा। इसमें आर्यों का जो है वो पशुपालन जो है एक रूप से सहायक धंधा हो गया था। इसमें जो है लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के पशुओं के माध्यम से अपने
जीवन की जो ज़रूरतों के लिए जो आजीविका चाहिए, उसके लिए पशुओं का पालन करते थे। प्रमुख रूप से जो ये पशु पालन करते थे उसमें से गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा आदि होता था। उसके बाद तीसरा हम बात करें उनके आर्थिक जीवन का, तो वो था विभिन्न प्रकार का उद्योग। आर्य जो है वो कृषि और पशुपालन के अलावा विभिन्न प्रकार के उद्योगों का प्रचलन उस टाइम में था। उस टाइम के लोग जो है विभिन्न प्रकार के लघु उद्योग या कुछ बड़े पैमाने पे उद्योग करके जो है अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारते थे, या उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो उद्योग धंधों से भी चलती थी। इसमें से जो मुख्य रूप से उद्योग उनके द्वारा किए जाते थे, उसमें से पहला जो है सोनार, लोहार, चमरकार, रथकार, मछुआ, धोबी आदि होते थे। इसमें हम चौथा बात करेंगे वाणिज्य एवं व्यापार। उत्तर वैदिक काल में जो है वाणिज्य एवं व्यापार का भी विकास हुआ। इसमें जो उत्तर वैदिक काल में जो लोग थे वो जल तथा स्थल दोनों ही मार्गों से व्यापार करते थे। और इस टाइम पे सिक्कों का जो प्रचलन है वो हो चुका था। और इस काल की एक अन्य विशेषता थी, जो व्यावसायिक संगठन होते हैं उनकी स्थापना हो चुकी थी। इसके बाद हम बात करेंगे धार्मिक जीवन के बारे में। उत्तर वैदिक काल जो था उस टाइम जो धार्मिक जीवन था वह भी परिवर्तनों से अछूता नहीं रहा। उसमें भी निम्न प्रकार के परिवर्तन को देखा गया। पहला, देवताओं का महत्व में परिवर्तन। उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक कालीन जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र और अग्नि की महत्व कम हो गई। और पूर्व वैदिक काल में जो इनके जगह जो है वो प्रजापति, रुद्र और विष्णु ने ले ली। इसमें से जो प्रजापति थे उनका कार्य जो होता था, सृष्टि के निर्माता जो प्रजापति होते थे, और रुद्र जो हैं वो पशुओं के देवता होते थे, और विष्णु जो हैं वो संरक्षक होते थे, मतलब सबकी रक्षा करने वाले होते थे। इसमें दूसरा हम बात करें तो यज्ञों और कर्म कांडों की प्रधानता। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों और कर्म कांडों की जो महत्वता है वो बढ़ गया था। पहले भी देवताओं की जो पूजा, स्तुति, पाठ तथा मंत्रों के माध्यम से ही होती थी, लेकिन अब जो कर्म कांडों की महत्वता है वो अधिक दी जाने लगी। यज्ञ की विधियों जटिल हो गई, मंत्रों के उच्चारण पर बल दिया जाने लगा, और जो यज्ञ करता था वो बड़ी सावधानी से मंत्र का उच्चारण करता था। और जब यज्ञ संपन्न हो जाता था तो पुरोहित को गाय, सोना, कपड़ा, घोड़ा आदि दक्षिणा में दिया जाता था। इसमें हम अगला थर्ड पॉइंट पे बात करें तो धार्मिक दर्शन के प्रतिपादन। इसमें जो है उत्तर वैदिक काल में नवीन धार्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन का काम हुआ। इस काल में आत्मा और परमात्मा के संबंधों, इस लोक और प्रलोक की समस्याओं का विचार किया गया। जिस प्रकार हम लोग आज बात करते हैं कि स्वर्ग लोक, नर्क लोक जाने की बात करते हैं, उस प्रकार से उस टाइम जो है इस लोक और प्रलोक की बात होती थी। इस पूरे का जो हम निष्कर्ष देख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल भारतीय इतिहास में आर्यों के द्वारा अस्थायी जीवन की शुरुआत का परिचायक है। मतलब ये भारतीय इतिहास में जो जीवन का परिचय देता है। इस काल में लोहे का प्रयोग ने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था। कृषि की प्रधानता ने उन्हें स्थापना के लिए प्रेरित किया। मतलब वो लोग एक जगह स्थायी होकर कृषि कार्य करने लगे थे। और ऐसा कहा जा सकता है कि उस टाइम पे राजाओं की जो शक्ति है उसमें काफी वृद्धि हुई, और राजाओं के द्वारा जो है उस साम्राज्यों की स्थापना शुरू हुई। और स्त्रियों की स्थिति सही नहीं थी उस टाइम जो है शिक्षा पे जो है वो बल दिया गया था। प्लस समाज जो है वो 4 वर्गों में विभाजित था, और प्रतिनिधि संस्थाओं जो थी उनके अधिकारों में जो है वो कमी में देखने को मिला। इस प्रकार से यह जो है आंसर कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।